So students, today we will be dealing with the topic of van der Waal equation for real gases. तो gaseous state में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़नी होती है कि क्या एक्चुअली में गैसेस रियल गैसेस होती हैं या आइडियल गैसेस होती हैं। तो ऐसी कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती जो टेक्निकली एक आइडियल गैस होती है। तो वैन डर वाल ने सबसे पहले ये बताया कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसको हम PV इज इक्वल टू nRT कहते हैं, उसमें कुछ प्रेशर करेक्शंस होते हैं और कुछ वॉल्यूम करेक्शंस होते हैं। तो उसमें जाने से पहले एक छोटा सा हम रिव्यू ले लेते हैं कि कब एक गैस को हम आइडियल गैस कहेंगे, कौन से पोस्टुलेट्स कोई भी गैस फॉलो नहीं करती, किन कंडीशंस में कोई भी गैस आइडियली बिहेव कर सकती है, और वो कौन सा फैक्टर है जिससे हम ये निकाल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो गैस है वो आइडियली बिहेव करेगी या वो उसका बिहेवियर नॉन आइडियल होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें यहाँ डिस्कशन का लेना है वो है कि व्हेन अ गैस इज कॉल्ड एज एन आइडियल गैस। तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न ये होता है कि जो सारे गैस लॉस को फॉलो करे और काइनेटिक थ्योरी को भी ओबे करे एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका रीज़न आपके पास यहाँ पर यह आ रहा है कि इट शुड ओबे गैस लॉस एंड फॉलो kinetic gas equation and follow kinetic gas equation at all conditions of temperature and pressure। तो कम से कम ये तीन चीज़ें यहाँ पर हमें स्टडी करनी है। गैस लॉस का मतलब हमारे पास आ गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे लॉज जो हैं ये कम से कम अगर ये गैस फॉलो करेगी तो एक छोटे लेवल पर हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर गैस का जो नेचर होगा वो आइडियल होगा। अब कौन से ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जो कोई भी गैस फॉलो नहीं कर सकती? पहली चीज़ है, ऐसी कोई भी गैस नहीं है जिसमें अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होते। पहला पॉइंट कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर गैस में होता है और ऐसी कोई भी गैस नहीं है वेयर forces of either repulsion or attraction are not present. No attraction or repulsive forces are present. Or repulsive forces are present. तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसीलिए कोई भी गैस को हम टेक्निकल लेवल पर आइडियल नहीं कह सकते। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किसी भी गैस की इंडिविजुअल गैस पार्टिकल की वॉल्यूम को नहीं नाप सकते, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी वही होती है कि टेक्स द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। तो टेक्निकली अगर आप यहाँ पे देखें तो V ऑफ गैस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। V ऑफ गैस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और ये एक मेजरेबल क्वांटिटी ह्यूमन्स के रेफरेंस में नहीं है कि इसको नापने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नंबर्स में होती हैं और वो वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं जिस कंटेनर में आप उन्हें रखते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इंट्रोडक्टरी सेक्शन था, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप कंडीशंस बताइए जब एक गैस आइडियल बिहेवियर शो करेगी। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक है जिसको आप कहते हैं हाई टेम्परेचर। देखिए हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम मैक्सिमम होती है और ऑब्वियस सी बात है उस समय प्रेशर जो होगा वो मिनिमम होगा। तो अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो प्रेशर कम होगा, एंड हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आर द ऑप्टिमल कंडीशंस जिसमें हम ये कह सकते हैं कि शायद वो गैस आइडियल बिहेवियर शो करे। लेकिन जब तक हम बच्चों यहाँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अकाउंट में ना लें,
हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी गैस आइडियल है या नॉन आइडियल है। देखिए, गैसियस स्टेट जब पढ़ा जाता है तो हर लॉ में हमने एक चीज़ देखी है कि हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल सिस्टम आता है। तो गैसियस स्टेट में 3 वेरिएबल सिस्टम होते हैं, एक को कहते हैं प्रेशर, एक को कहते हैं वॉल्यूम और एक को कहते हैं टेम्परेचर। तो अगर आपने बॉयल्स और चार्ल्स लॉ भी पढ़ा है तो आप ये देखते हैं कि 2 फैक्टर्स को आप इनमें से वेरी करते हैं और एक को आप क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। जैसे अगर आपको P1 V1 अपॉन T1 जो हमारी गैस इक्वेशन होती है, अगर आपको इसमें से बॉयल्स लॉ की इक्वेशन को डिराइव करना है तो बॉयल्स लॉ कहता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता चला जाता है। अगर इसी तरीके से आपको चार्ल्स लॉ निकालना है तो आपको उसमें प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, और अगर आपको एमेंटन्स लॉ निकालना है तो आपने उसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो ये 3 वेरिएबल्स जो कि प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, ये डिसाइड करते हैं कि Z की वैल्यू क्या आने वाली है। देखिए, गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। दैट मीन्स PV अपॉन nRT की वैल्यू ही है जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा Z की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आती है तो मैं ये कहता हूँ कि ये गैस कैसी होगी, ये गैस एक आइडियल गैस होगी। अब नॉन आइडियलिटी के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, या तो Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है या Z की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वॉल्यूम भी बच्चों डेफिनेटली 22.4 लीटर से ज़्यादा होगी। और इसके 2 मतलब और हैं। जिस गैस का Z की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कम होती है या वो कम कंप्रेसिबल होती है, इट हैज़ लो कंप्रेसिबिलिटी, और जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन हैं वो उसमें डोमिनेट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कंप्रेस करना है किसी गैस को तो जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, और अगर लो कंप्रेसिबिलिटी है तो इसका सीधा मतलब ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स में रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज़्यादा हैं, जिस कारण से उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम आती है। अब देखिए, अगर यहाँ पे Z की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है तो वॉल्यूम भी 22.4 लीटर से कम हो जाएगा, और इस केस में हाई कंप्रेसिबिलिटी का रोल देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है कि ऐसी कौन सी गैसेस हैं जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो इसका आपको सीधा आंसर यहाँ मिलेगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दीज 2 गैसेस ऑलवेज हैव अ Z वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था सिर्फ इस चीज़ को समझाने का कि एक्चुअली आइडियल और रियल गैस के बिहेवियर में क्या फ़र्क होता है। मेन चीज़ बच्चों ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाली जो बात होती है ये होती है, और ये पार्ट जो कंडीशंस व्हेन अ गैस बिहेव्स आइडियली, ये नीड प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और Z फैक्टर वाला ये नीड प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो ये वाला पोर्शन है ये नीड प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 चीज़ों को तो आप क्वेश्चंस में जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसके हिसाब से भी सेट करके सही कर सकते हैं। अब देखिए, हम जिस टॉपिक पर आ रहे हैं वो टॉपिक है वैन वाल इक्वेशंस फॉर रियल गैसेस। तो अब तक हमने देखा कि कौन सी बातें गैस फॉलो नहीं करेगी, कब कौन से कंडीशंस में गैस आइडियली बिहेव करेगी, और कैसे हम ये बता सकते हैं कि एक गैस का जो नेचर है वो आइडियल है या वो रियल गैस का बिहेवियर है, वो हमने बेसिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से निकालना होता है। अब देखिए, वैन डर वाल ने बेसिकली क्या कहा कि जो हमारे पास जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो
क्या होती है? वो बेसिकली होती है PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन वैन डर वाल ने कहा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन को भी आपको अकाउंटेबिलिटी में लेना है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो वैन डर वाल इक्वेशन आई वो क्या होती है ये देखते हैं, और फिर 2 मोल्स के लिए, सॉरी n मोल्स के लिए क्या होगी उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जो प्रेशर करेक्शन होता है वो हमेशा इस P टर्म के साथ एडअप होता है, और जो वॉल्यूम करेक्शन होगा वो हमेशा इस V टर्म से सब्सट्रैक्ट होगा। तो वो किस टर्म में होता है हम ये देखते हैं, A अपॉन V स्क्वायर, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये देखिए, ये जो है ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए है। तो जो यहाँ पे A अपॉन V स्क्वायर है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द प्रेशर करेक्शन, और ये देखिए जो नेट प्रेशर होता है उसमें एडअप होता है। ये जो V है, कैपिटल V, ये वो वॉल्यूम है जो कि कंटेनर की होती है, और ये जो B यहाँ पर हम देखते हैं ये वो वॉल्यूम होती है जो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स की होती है, जिसको हम कभी भी काउंटेबिलिटी में नहीं लेते। इसीलिए जो B फैक्टर होता है इसको हम टोटल वॉल्यूम में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंस ये है कि छोटे लेवल पर जब कंपटीशन की बात करी जाती है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है, और टिल्ट कुछ इस तरीके से किया जाता है, मैं आपको भी बताता हूं। n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। तो इम्पॉर्टेंस ये है कि आप इस फैक्टर को समझें, इस टर्म को समझें। जब आपके पास n मोल्स ऑफ अ गैस की हम बात करेंगे तो वो आपको यहाँ कंफ्यूज कर सकता है। वो A स्क्वायर n अपॉन V स्क्वायर कर सकता है, NV माइनस B कर सकता है। तो इस फॉर्मेट को वो बेसिकली क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो P प्लस n स्क्वायर A अपॉन V जो है ये एक सही इक्वेशनल फॉर्मेट है, और ये आपको याद रखना है कि जो प्रेशर करेक्शन n मोल्स के टर्म्स में होता है वो बच्चों होता है n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर। तो चलिए इस चीज़ को हम एक बार दोबारा लिखते हैं ऊपर, और इसकी फिर डिटेल्स आपको देते हैं। अब यहाँ पे हमें उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा जिसमें अलग अलग कंडीशंस में वैन डर वाल इक्वेशन हमें ये समझाती है कि कैसे वो गैस बिहेव करेगी, उस गैस का कैसा बिहेवियर होगा। ये देखिए, ये हमने वैन डर वाल इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ अ गैस लिख दी। इस चीज को हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। इस चीज को हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन, और ये जो फैक्टर है NB वाला, इस चीज को हम बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर मेडिकल लेवल पे बनते हैं। इंजीनियरिंग लेवल में तो ये डिराइव्ड फॉर्म्स हैं, डेरिवेशन से डिराइव्ड है, लेकिन मेडिकल में छोटे छोटे टू द पॉइंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे ये इक्वेशन का सही फॉर्म क्या है, क्या हम प्रेशर करेक्शन को सब्सट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, क्या हम वॉल्यूम करेक्शन को सब्सट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। क्योंकि एंटागोनिस्टिक अप्रोच जब ली जाएगी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेशर के साथ इस फैक्टर को अगर ऐड किया है तो इसका एंटागोनिस्टिक ऑप्शन ये जरूर होगा कि वहाँ पे उसमें सब्सट्रैक्टिव का फॉर्म जरूर दिया हुआ होगा। तो अब इस प्रेशर करेक्शन का मतलब क्या होता है इसे समझें। तो दिस प्रेशर करेक्शन इज एक्चुअली added to pressure part, it is actually added to pressure part। और ये प्रेशर करेक्शन एक्चुअली कितना है बच्चों, ये है n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर। इट इज एडेड टू द प्रेशर पार्ट बिकॉज ऑफ
because of pull of molecules, because of pull of molecules which are going to strike on surface of container. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये पोर्शन आपको एडअप करना पड़ेगा कि ये वो पुलिंग फोर्स है जो कि एक्चुअली गैसियस मॉलिक्यूल एक्सर्ट करेंगे जब वो कंटेनर के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे। मान लीजिए ये आपके पास क्लोज कंटेनर है और ये आपके पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए दो तरीके के प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हो रहे हैं। एक तो नेट प्रेशर जो कि उस कंटेनर में लगा हुआ है, और एक वो प्रेशर जब ये गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये देखिए इस कंटेनर के सरफेस को भी क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करके जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के प्रेशर्स हो गए, एक तो नेट प्रेशर हो गया और एक वो प्रेशर हो गया जो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स तब जनरेट करेंगे जब सरफेस ऑफ द कंटेनर पे वो स्ट्राइक करेंगे। और देखिए वॉल्यूम जो होती है गैसियस मॉलिक्यूल की, वो आप पहले ही बता चुका हूँ, वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसको निग्लेक्ट करा जाता है, इसीलिए नेट टोटल वॉल्यूम में से उसको यहाँ पर माइनस किया जाता है। तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली निग्लेक्टेड। तो इसीलिए आर निग्लेक्टेड, hence volume correction is subtracted. ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा कि n मोल्स के लिए या 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो वैन डर वाल इक्वेशन होगी वो क्या होगी। प्रेशर करेक्शन को हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमने देखा। वॉल्यूम करेक्शन को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमने देखा। प्रेशर करेक्शन को क्यों ऐड करा जाता है, ये हमने देखा। और वॉल्यूम करेक्शन को हम क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने इस बात पर भी चर्चा करी। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं वो आप समझिए। ये मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को कभी भी नहीं मिटाना है, क्योंकि जितने भी फॉर्म्स हम जनरेट करेंगे वो इस इक्वेशन की ही मदद से करने वाले हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच से ही लिया गया क्वेश्चन है, वो आपसे बच्चों यूनिट ऑफ ए और यूनिट ऑफ बी भी पूछ सकता है। तो इसको हम देखते हैं कि जो यूनिट ऑफ ए आती है वो हम कैसे निकालते हैं, और ये जो यूनिट ऑफ बी है ये हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपको अगर यूनिट ऑफ ए निकालना है तो आपको इस टर्म को इसके बराबर रखना होगा। तो आप करिए क्या कि P इज इक्वल टू n स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालिए, ये आ गई PV स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ आप यूनिट रखते जाइए। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वो बेसिकली किस टर्म में हम ले सकते हैं, इस सबको अगर कैलकुलेट करें बच्चों तो हमारे पास ये आएगा न्यूटन मीटर की पावर 4, और ये आ जाएगा मोल की पावर -2। देखिए ये मोल होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। वॉल्यूम को हम इस तरीके से L क्यूब में लेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ही हम यूनिट ऑफ बी निकाल सकते हैं। देखिए V इज इक्वल टू एन बी ले लेंगे, दैट मीन्स B इज इक्वल टू V बाई एन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मीटर क्यूब अपॉन देखिए मोल इनवर्स। अब इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, या तो सिर्फ आपसे वो ए और बी की यूनिट पूछ लेगा, और एक क्वेश्चन टेक्निकल लेवल पर यह भी बनाया जा सकता है कि जो रेशियो ऑफ ए टू बी है
ठीक है, द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ एस टू बी वो क्या है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ पे आप a बाई बी इस तरीके से लिखिए, a की यूनिट n मीटर की पावर 4 मोल -2 और यह आपके पास आ रही है मीटर क्यूब और मोल -1 है, तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये यहाँ पे प्लस हो जाएगी। तो ये देखिए ये मोल की पावर +1 हो जाएगा, तो ये आपके पास n और ये ऊपर जाके माइनस न्यूटन मीटर और ये आपके पास देखिए सिर्फ मोल इनवर्स बच रहा है। तो ये जो चीज़ आ रही है ये a बाई बी की यूनिट का रेशियो है और ये एक ज़्यादा प्रोफाउंड क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आपको a और b की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए इंडिविजुअली इन दोनों को पूछने से अच्छा है कि हम इनके यूनिट्स का रेशियो पूछें आपसे। तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई जब मैंने आपसे वैन डेर वाल इक्वेशन को डील किया है और हमने वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन की बात करी है। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं जो कि मेडिकल एंट्रेंस में आ रखे हैं और उनको मैंने यहाँ पर सीधे तौर पर एज नोट पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखा है और यही नोट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए जो पहला नोट पॉइंट यहाँ पर आता है वो ये आता है कि जो B की वैल्यू होती है, जो ये वाला B है जो प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन में इन्वॉल्व है, दिस B इज नियरली इक्वल टू 4V। ये कहता है कब, इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन स्टेशनरी स्टेट इज V। जब V दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन स्टेशनरी स्टेट की जब हम बात करेंगे तो जो B की वैल्यू आएगी वो आपको इज नियरली इक्वल टू 4V। अब बच्चों ये जो चीज़ होती है इसको मैथमेटिकली डिराइव करके कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हमारे लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि B जो होता है अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम्स वॉल्यूम के बराबर होता है। तो आंसर आता है इट इज़ नियरली इक्वल टू 4V। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द एक्चुअल वॉल्यूम्स जो A और B की होती हैं दे स्लाइटली वेरी विद टेम्परेचर। तो पॉइंट नंबर 2 नोट में कि जो एक्चुअल वॉल्यूम्स हैं, एक्चुअल वॉल्यूम्स ऑफ A एंड B स्लाइटली वेरी विद टेम्परेचर, स्लाइटली वेरी विद टेम्परेचर। तो आपको ये चीज़ भी क्या करनी है, याद करनी है। लैंग्वेज कैसे घूम सकती है वो आप देखिए कि ये वेरी बिल्कुल भी नहीं करती, बहुत ज़्यादा वेरी करती है, या इट वेरीज ओनली स्लाइटली व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज। तो इट वेरीज स्लाइटली व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज। या इसको इस तरीके से घुमाया जा सकता है कि A की वॉल्यूम स्लाइटली चेंज करती है, B की वॉल्यूम स्लाइटली चेंज करती है, ये तो एक सही स्टेटमेंट है। A की वॉल्यूम स्लाइटली चेंज करती है, B की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज करती है। तो इस तरीके से इसको घुमा घुमा के आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, लेकिन अब एक्चुअल वॉल्यूम A और B की टेम्परेचर के साथ क्या करती है, स्लाइटली वेरी करती है, लेकिन A और B की वॉल्यूम गैस टू गैस बच्चों वेरी करती है। तो एक्चुअली वॉल्यूम वैल्यूज ऑफ A एंड B वेरीज फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं, गैस टू गैस, गैस टू गैस। तो देखिए ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट था। पहला क्या था कि जो B की वॉल्यूम है वो नियरली इक्वल टू है 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन स्टेशनरी स्टेट। दूसरा ये है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ A एंड B है
वो टेम्परेचर के रेफरेंस में बहुत थोड़ी बदलती है। तीसरा जो पॉइंट ये है कि जो वैल्यूज़ हैं ए और बी की वो हर गैस के लिए अलग अलग होती हैं। अब देखिए ए और बी से होता क्या है हमें ये समझना है। तो यहाँ पे हमें ए और बी एक्चुअली है क्या, वो फैक्टर जो हमें दो बातों को समझाता है या दो बातों का इंडिकेशन देता है, उसी को हम ए और बी फैक्टर्स कहते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ए और बी फैक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ए और बी फैक्टर्स होते क्या हैं और इनका एक्चुअली में क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो ये है हमारा नोट पॉइंट 4। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ए होता है इट रिप्रेजेंट्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, तो इट रिप्रेजेंट्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन gas molecules, and B represents the co-volume, and B represents the co-volume। ठीक है, co-volume मतलब वो वॉल्यूम जिसको हमने एक्चुअली क्या करा है, निग्लेक्ट किया है। अब अगर A और B की वैल्यू छोटी होती है तो यहां पर आप देखेंगे कि आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो होगा। ठीक है, तो इफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर स्मॉलर, तो यहां पे जो चीज फॉलो होती है वो आइडियल गैस बिहेवियर होगा। तो अगर आपको गिवन सेट्स ऑफ ए और बी की वैल्यू दी जाए और अगर आप उसको दूसरी गैस से कंपेयर करेंगे तो जिन जिन केसेस में ए की और बी की वैल्यू कंपैरेटिवली अपने दूसरे काउंटर पार्ट्स के रेफरेंस में कम होगी, वो संभावित आइडियलिटी का नेचर फॉलो करेंगी। देखिए ये एक बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल टॉपिक है जिसकी बहुत ज़्यादा नीड 11th-12th लेवल और मेडिकल लेवल पर नहीं होती है। तो इसीलिए हर वो पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर नोट्स में इंक्लूड किया है और उसके कुछ फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस को मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके एक एक पॉइंट को समझें और किसी भी पॉइंट को आप मिस ना करें। देखिए अब जो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस होता है वो भी ए और बी की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में एक बार हाई बोलेगा, एक बार लो बोलेगा, एक बार एक को हाई बताएगा, एक बार दूसरे को हाई बताएगा, एक बार दोनों को हाई बता सकता है, एक बार दोनों को लो बता सकता है। तो जब तक हमारे पास हमारे फिंगर टिप्स पे कंडीशंस हमें याद नहीं होंगी हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे ईज ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैस की अगर बात करें, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी जो कंडीशन होती है बच्चों वो होती है कि यहाँ पे हाई वैल्यू ऑफ ए होनी चाहिए एंड लो वैल्यू ऑफ बी होनी चाहिए। ठीक है, लो वैल्यू ऑफ बी होनी चाहिए। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, अगर बी की वैल्यू कम है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कम लेवल पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वॉल्यूम को निगलेक्ट किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हैं
तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि उसका लिक्विफैक्शन आसान होगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस ज़्यादा होंगे, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एयर रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस ज़्यादा होगा। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ मेडिकल में आ रखा है, ये हमारा नोट 5 था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया हुआ था कि आपको गैसेस को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए वैल्यूज़ के हिसाब से अरेंज करना था। तो यहाँ पे मैं आपको उस क्वेश्चन का कुछ फॉर्म बता दे रहा हूँ। वो फॉर्म है कि यू हैव टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ ए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। तो कुछ गैसेस की भले ही आपको वैल्यूज़ याद ना हो ए की, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है और किसकी वैल्यू कम। तो सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा, फिर अमोनिया की आएगी, फिर H2S की आएगी, फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की आती है, फिर नाइट्रोजन की आती है, फिर ऑक्सीजन की आती है, फिर आपके पास हाइड्रोजन आएगा और लास्ट में आपके पास हीलियम आएगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू सबसे कम हीलियम की है और यहाँ पे अगर आप देखें SO2 की मैक्सिमम होगी और यहाँ हीलियम की क्या होने वाली है, मिनिमम होने वाली है। तो ये हमने बात करी कुछ 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आइडियल गैस बिहेवियर के डेविएटर इक्वेशन से डिराइव्ड है, जिसे हम वैन डर वाल इक्वेशंस कहते हैं। अब देखिए वैन डर वाल इक्वेशन में टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, अब हमें यहाँ पर इस चीज़ को समझना है। तो ये इक्वेशन कभी भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ कंडीशंस यहाँ पर चेंज होंगी। और अब हमें देखना है वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में ये इक्वेशन बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं वैन डर वाल इक्वेशंस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। तो दिस इज द वैन डर वाल इक्वेशन at different temperature and pressure। अब इसमें बेसिकली 4 केसेस हो सकते हैं। तो देखिए पहला जो केस है वो है केस ए। केस ए में हम लोग हाई टेम्परेचर को कंसिडर कर रहे हैं। केस ए की बात करी गई है, तो दिस इज एट हाई टेम्परेचर, दिस इज एट हाई टेम्परेचर। देखिए हाई टेम्परेचर पर प्रेशर मिनिमम होगा और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी। तो आप देखिए कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी और जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी तो आप इस NB फैक्टर को यहाँ से निगलेक्ट कर पाएंगे, और क्योंकि प्रेशर भी बहुत कम होगा तो आप इस प्रेशर फैक्टर के करेक्शन को भी यहाँ से निगलेक्ट करेंगे। तो इस केस में टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा बच्चों, जो प्रेशर है वो लो होगा, तो ये वाली वैल्यू लगभग इसके बराबर हो जाएगी और इसको हम निगलेक्ट कर पाएंगे। और हमारी जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए ये फैक्टर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में आप देखेंगे कि जो आइडियलिटी की इक्वेशन है वो PV = RT होती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की जो कंडीशन होती है वहाँ पे गैस आइडियल नेचर शो करती है। अब देखिए हम यहाँ पे केस बी को कंसिडर कर रहे हैं। अब केस बी है एट वेरी लो प्रेशर। अब देखिए वेरी लो प्रेशर है अगर, तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, और जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी तो देखिए जब प्रेशर बहुत कम है तो अगेन दिस फैक्टर विल बी निगलेक्टेड और यहाँ से ये वॉल्यूम फैक्टर निगलेक्ट होगा और फिर से मेरी इक्वेशन जो है ये देखिए आइडियलिटी की इक्वेशन बन जाएगी। अब हम यहाँ पे केस थर्ड को कंसिडर करते हैं, दैट इज केस सी। अब यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, ये है एट
हाई प्रेशर। देखिए हाई प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगी, कम हो जाएगी, और इस केस में जो B विल डोमिनेट, दैट मीन्स कि वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो जब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो आप इस इक्वेशन से क्या करने वाले हैं, इस प्रेशर फैक्टर को निगलेक्ट करेंगे और ये फैक्टर यहाँ पे रह जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पे इस केस में एक्चुअली होने क्या वाला है, B डोमिनेट्स A, B डोमिनेट्स A, और इसीलिए A कैन बी निगलेक्टेड। तो आपके पास इस केस में जो वैन वाल इक्वेशन बनने वाली है, वो वैन वाल इक्वेशन बनने वाली है, इसको हम n मोल्स के लिए ही लेते हैं। तो आप इसको यहाँ से A/v² कर लीजिए, v माइनस b कर लीजिए, और यहाँ से भी n मोल्स हटा दीजिए, 1 मोल के लिए कंसिडर करिए। तो दिस विल बिकम P, प्रेशर करेक्शन यहाँ से माइनस हो चुका है, v माइनस b ये बच गया, और ये देखिए RT के बराबर हो गया। अब जब यहाँ से आप z की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये PV माइनस PB इज इक्वल टू RT हो जाएगा, और PV इज इक्वल टू RT प्लस PB हो जाएगा जब आप PB को राइट साइड ले जाएंगे, और जो आपके पास Z की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 1 प्लस PB अपॉन RT। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि Z की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसलिए ये केस जो है वो नॉन आइडियलिटी का बनेगा। अब हम यहाँ पे जो लास्ट केस है उस पे जा रहे हैं, दैट इज केस डी, कि एट मॉडरेट लो प्रेशर क्या होने वाला है, एट मॉडरेट लो प्रेशर पे क्या होगा। देखिए मॉडरेट लो प्रेशर पे की अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप इस B फैक्टर को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, तो B कैन बी निगलेक्टेड, और आपके पास जो गैस इक्वेशन बनेगी वो बनेगी P प्लस A/v², V इज इक्वल टू RT। और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, और जब आप Z की वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे Z की वैल्यू कैलकुलेट करके जो आने वाली है इट विल बी लेस देन 1, इट विल बी लेस देन 1। और अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो यहाँ पे एक बेसिक सा नियम ये है कि यहाँ पे Z की वैल्यू कम आ जा गई तब भी ये नॉन आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी। तो मतलब इस C कंडीशन में भी ये नॉन आइडियल रहेगी, और D कंडीशन में भी हम यहाँ पे नॉन आइडियल बिहेवियर को देखेंगे, नॉन आइडियल बिहेवियर को देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर ही वो कंडीशंस बनती हैं जहाँ पे टेक्निकली जो वैन डर वाल इक्वेशन है वो आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट होती है। इसीलिए ये दो कंडीशंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें गैस आइडियल गैस बिहेवियर को शो करेगी, वो कंडीशंस होती हैं हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब इससे बनने वाले क्वेश्चंस देखिए, आपको वो यहाँ पर कंडीशन देगा और बोलेगा इसकी वैन डर वाल इक्वेशन क्या होगी। तो हाई टेम्परेचर के लिए PV इज इक्वल टू RT हो गई, लो प्रेशर के लिए PV RT के बराबर हो जाएगी। अगर आप हाई प्रेशर की बात करेंगे तो PV माइनस B इज इक्वल टू RT हो जाएगा। इस केस के लिए ये है वैन डर वाल इक्वेशन, और बाकी तो हमने इसी से कैलकुलेट करी थी। और एट मॉडरेट प्रेशर की अगर आप बात करेंगे तो हमारी वैन डर वाल इक्वेशन ये आती है। तो इस तरीके से वैन डर वाल इक्वेशंस का हम मॉडिफिकेशंस देखते हैं अलग अलग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो आज के लेक्चर में मैंने आपसे बेसिकली वैन डर वाल इक्वेशंस के बारे में डील किया है, कैसे किन कंडीशंस में जो
गैस है वो आइडियल बिहेवियर की तरफ अपना रुख करेगी या वो नॉन आइडियलिटी को फॉलो करेगी। तो इस टॉपिक को आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करें, क्योंकि ये मैथमेटिकल तो है ही, लेकिन बायो वालों के लिए, खासकर जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं, उनके लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स का मैंने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा है अपने लेक्चर में। सिर्फ और सिर्फ जो उस मैथमेटिक्स या डेरिवेशन से डिराइव्ड एक्सप्रेशन थे उसकी ही मैंने यहाँ पर बात करी है।